हाँ भाई, नमस्कार। चलिए शुरू किया जाए। कल अपन कल क्या पढ़ रहे थे? अपन पैंक्रियास के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज अपन को पढ़ना है इंटेस्टाइनल जूस के बारे में पढ़ना है। कल तुमको मैंने बताया था कि पर डे कम से कम एक लेक्चर जरूर पढ़ेगा, और डेफिनेट अगर कंटिन्यूअसली आप लगातार मेरे लेक्चर को पढ़ते रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मैंने ऑलरेडी तुमको बताया है कि 11th, 12th और नीट की क्लासेस 4 मई से ऑनलाइन शुरू होंगी। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो फोन से कांटेक्ट करके प्रोसेस को समझ करके कंटिन्यू कर लें। और YouTube पे कंटिन्यूअस मेरे लेक्चर आते रहेंगे। आप सीरियस पढ़ते रहें। पीएमटी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे लेक्चर है। चलिए अब देखा जाए क्या होता है। कल पैंक्रियाटिक जूस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम तुमको बताने जा रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम क्या है? सक्कस इंट्रिकस है। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है? सक्कस इंट्रिकस। और इसका पीएच कितना होता है? 7.8 होता है। कितना होता है? 7.8 इसका पीएच होता है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात देखा जाए, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे तुम्हें मालूम है। एमाइलेज मैंने बताया था कि पैंक्रियास में पाया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। यहां पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम 3 पाए जाते हैं। एक लैक्टेज एंजाइम, दूसरा सुक्रेज एंजाइम और तीसरा माल्टेज एंजाइम। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर 3 कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं। दूसरा एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है? डाइपेप्टिडेज एंजाइम है। तीसरा एंजाइम कौन सा है? फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज पाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि न्यूक्लिक एसिड में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो आपका आंसर है न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड में नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? गैस्ट्रिक एमाइलेज नहीं पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इंटेस्टाइनल जूस के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम नहीं पाया जाता है। हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस का प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम देखा जाए क्या होता है। जैसे डाइपेप्टाइड है, ये डाइपेप्टाइड मान लेते हैं। ये डाइपेप्टाइड पेप्टाइड, इस डाइपेप्टाइड के ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करता है? डाइपेप्टाइडेज एंजाइम वर्क करता है। डाइपेप्टाइडेज पेप्टाइडेज डाइपेप्टाइडेज एंजाइम वर्क करता है, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। कोई भी चीज अगर जो अपनी यूनिट पे टूट जाती है तो हम ये कहेंगे उसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। दूसरा देखा जाए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर 3 पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक माल्टोस है, माल्टेज एंजाइम, दूसरा सुक्रेज और तीसरा लैक्टेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव होते हैं। और तुमको एक बात है, नेचर के अंदर केवल 3 ही डाइसैकेराइड शुगर पाई जाती है, चौथी कोई नहीं पाई जाती है। 3 डाइसैकेराइड शुगर कौन कौन सी है? एक माल्टोज शुगर है,
दूसरी लैक्टोज शुगर है और तीसरी सुक्रोज शुगर है। तो देखा जाए क्या होता है, मैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कर रहा हूं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर माल्टोज है, ये माल्टोज है, माल्टोज शुगर है और माल्टोज शुगर के ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज एंजाइम वर्क करता है जिससे माल्टोज शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब माल्टोज शुगर के ऊपर जब माल्टेज एंजाइम वर्क करता है तब ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाती है। इसका मतलब ग्लूकोज के जब 2 मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो माल्टोज शुगर बनती है। अगली बात देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर देखिए दूसरी कौन सी है, सपोज करिए यहाँ पर लैक्टोज है, लैक्टोज शुगर है। इसके ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, लैक्टेज करता है, लैक्टेज एंजाइम। तब ये किसमें हाइड्रोलाइज हो जाती है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, ग्लूकोज का बनता है और 1 मॉलिक्यूल गलैक्टोज का बनता है, ये गलैक्टोज का बनता है। इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो 1 मॉलिक्यूल लैक्टोज का बनता है। और देखा जाए माल्टोज शुगर सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, ग्रोइंग सीड के अंदर पाई जाती है, अंकुरित बीजों में पाई जाती है। लैक्टोज शुगर किसमें पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है और सबसे मिल्क में मिलती है। और दूध के अंदर तुमसे पूछ लिया जाए प्रोटीन कौन सी पाई जाती है तो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो तुम्हें जरूर याद रखना है दूध के अंदर शुगर कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज, और प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी बात देखा जाए एक और डाइसैकेराइड शुगर है जिसे क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। ये सुक्रोज है, सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एंजाइम वर्क करता है, ये सुक्रेज एंजाइम वर्क करता है जिससे डाइसैकेराइड शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज और प्लस फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो तुम्हें मालूम है कि ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल और फ्रैक्टोज का 1 मॉलिक्यूल जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। और ये सुक्रोज शुगर सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें मिलती है, गन्ने में मिलती है। दूसरी बात फ्रैक्टोज शुगर जो होती है वो नेचर की स्वीटेस्ट शुगर होती है। अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए नेचर की स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है तो आपका आंसर होगा फ्रैक्टोज। और फ्रैक्टोज सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें मिलता है, हनी में मिलता है, इसीलिए हनी स्वाद में सबसे ज्यादा मीठा होता है। यहीं पर एक बात और हम आपको बता दें, सैकरीन स्वाद में मीठा होता है लेकिन वो शुगर नहीं होती है। सैकरीन स्वाद में मीठी होती है लेकिन वो शुगर नहीं है, वो क्या है, एक केमिकल्स होता है। उसका डाइजेशन नहीं होता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एज सच बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रैक्टोज शुगर है। तो मैंने तुम्हें बताया है कि डाइपेप्टाइड के ऊपर डाइपेप्टाइडिस एंजाइम वर्क करता है जैसे ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। माल्टोज शुगर के ऊपर माल्टेज एंजाइम वर्क करता है जैसे ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। और लैक्टोज शुगर के ऊपर लैक्टेज एंजाइम वर्क करता है जैसे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज का बनता है। नेक्स्ट सुक्रोज शुगर के ऊपर सुक्रेज एंजाइम वर्क करता है जैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में ये टूट जाती है। और अभी मैंने बताया कि फ्रैक्टोज शुगर नेचर की सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रैक्टोज शुगर फाउंड इन हनी। दूसरी बात देखा जाए तो हमने देखा है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में देखा, फैट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में देखा, और अब हम देखने जा रहे हैं फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस के अंदर लाइपेज पाया जाता है।
पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी लाइपेज पाया जाता है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? बाइल जूस करता है। और बाइल जूस के अंदर जो बाइल साल्ट होते हैं वो लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। तो देखा जाए क्या होता है, हमने देखा था कि पैंक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज एंजाइम था वो फैट को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया था। तो जो यहाँ पर डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड थे, यहाँ पर मान लेते हैं ये डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड के ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करता है? लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम वर्क करता है, जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 3, और 1 मॉलिक्यूल किसका बनता है? ग्लिसरॉल का बनता है। इसका मतलब जो 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का आपस में ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो फैट का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो फैट की यूनिट क्या होती है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। तो याद रखना है ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। दूसरी बात देखा जाए, मैंने बताया है कि इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम एब्सेंट होता है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट था। न्यूक्लियस एंजाइम क्या काम कर रहा था? न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा था? न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पर न्यूक्लियस एंजाइम नहीं पाया जाता है, बल्कि न्यूक्लियोटाइडिस और न्यूक्लियोसाइडिस एंजाइम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइडिस एंजाइम क्या काम करता है? सपोज करिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडिस एंजाइम वर्क करेगा। टाइडिस एंजाइम वर्क करता है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एंजाइम न्यूक्लियोसाइड के ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करता है? न्यूक्लियोसाइडिस एंजाइम वर्क करता है। ये न्यूक्लियोसाइडिस एंजाइम वर्क करता है, तब न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजनस बेस। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से इंटेस्टाइनल जूस के अंदर न्यूक्लियोटाइडिस एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को किस में कन्वर्ट करता है? न्यूक्लियोसाइड में। एंड न्यूक्लियोसाइडिस एंजाइम न्यूक्लियोसाइड को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर में कन्वर्ट करता है। कल तुमको मैंने बताया था कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक प्यूरिन है और दूसरा पैरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एडेनिन और ग्वाइनिन आते हैं, जो 2019 में यह क्वेश्चन आ चुका है। आप देख सकते हैं पिछले साल का पेपर उठा करके। पैरिमिडीन्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से? साइटोसिन आता है, थाइमीन आता है और यूरेसिल आता है। ये पैरिमिडीन्स के अंतर्गत आते हैं। और प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन एंड ग्वाइनिन आते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। कल ये भी मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। 3 कंपोनेंट कौन कौन से थे? एक नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और फास्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक,
डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। दूसरी बात देखा जाए, हमको मालूम है प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। और अमीनो एसिड किस बांड के द्वारा जुड़ती है आपस में? पेप्टाइड बांड के द्वारा जुड़ती है। कौन से बांड के द्वारा? पेप्टाइड बांड के द्वारा जुड़ती है। इसका मतलब प्रोटीन में पेप्टाइड बांड पाए जाते हैं। हम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? मोनोसेक्राइड होती है। और मोनोसेक्राइड आपस में कौन से बांड के द्वारा जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक बांड के द्वारा जुड़ते हैं। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिडिक बांड पाए जाते हैं। अगर हम फैट की बात करें तो फैट की यूनिट क्या होती है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। और फैट के अंदर कौन से बांड पाए जाते हैं? ईस्टर बांड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड की यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। और न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़ते हैं। तो हमको मालूम हो गया प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट मोनोसेक्राइड है, फैट की यूनिट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, न्यूक्लिक एसिड की यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। और ये भी हमको मालूम हो गया प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बांड है, फैट के अंदर ईस्टर बांड है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिडिक बांड है और न्यूक्लिक एसिड के अंदर फास्फोडाइस्टर बांड है। ये बातें अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात देखा जाए, अब थोड़ा सा हम देखते हैं किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम की स्ट्रक्चर हम देखें। ड्यूडेनम की वाल की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ड्यूडेनम की वाल बाहर से अंदर की तरफ 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये बात मैंने ऑलरेडी तुमको बताई है, 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। ऑलरेडी मैंने बताया 4 लेयर देखो कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से समझिए। सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है? सिरोसा होती है। यह सिरोसा होती है, हमने देखा है। उसके बाद में कौन सी लेयर आती है? तो इसको तो मैंने कह दिया सिरोसा है सिरोसा, यह सिरोसा लेयर है। उसके बाद में कौन सी है? मस्कुलरिस लेयर होती है। और मस्कुलरिस लेयर में क्या है? बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स होती है। तो इसे क्या कहते हैं? मस्कुलरिस कहते हैं। तो ये क्या है? मस्कुलरिस कुलेरिस। बाहर की तरफ हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स होती हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो एक प्रकार की रेस पैदा होती है। उन रेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद में कौन सी लेयर आती है? सब म्यूकोसा आती है। और सब म्यूकोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, नर्व फाइबर पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इस प्रकार से नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स ये सब पाए जाते हैं। और विशेष प्रकार की एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। इस प्रकार से ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। तो इनको हमने क्या कह दिया? ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहलाती है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहलाती है। और ब्रूनर्स ग्लैंड केवल ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में पाई जाती है, जोजुनम और इलियम की सब म्यूकोसा में नहीं पाई जाती है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। ब्रूनर्स ग्लैंड किस में पाई जाती है? केवल ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में पाई जाती है, जोजुनम और इलियम की सब म्यूकोसा में नहीं पाई जाती है। और ब्रूनर्स ग्लैंड कैसी होती है? मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होती है। दूसरी बात देखा जाए इसके बाद तो ये कौन सी लेयर है? ये सब म्यूकोसा है। तो ये मैंने बना दिया सब म्यूकोसा। उसके बाद में कौन सी लेयर आती है? म्यूकोसा लेयर आती है। इस प्रकार से
ये म्यूकोसा लेयर आती है। और तुम्हें याद रखना है म्यूकोसा लेयर किसकी बनी होती है? सिंपल कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि म्यूकोसा लेयर किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर है सिंपल कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिंपल कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसमें म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती है। इस प्रकार से ये म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जिनके द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन होता है। तो ये म्यूकस ग्लैंड मैंने बना दिया। म्यूकस ग्लैंड, ये म्यूकस ग्लैंड मैंने बना दिया। यहाँ पर दो विलाई के बीच, अच्छा ये क्या कहलाता है? ये विलाई कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये विलाई कहलाते हैं। विलाई के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? माइक्रो विलाई कहलाते हैं। ये माइक्रो विलाई कहलाते हैं। विलाई एब्जॉर्प्शन की यूनिट होती है। क्या होती है? विलाई एब्जॉर्प्शन की यूनिट होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सरफेस एरिया को कितने टाइम बढ़ाती है? 10 टाइम बढ़ाती है। कितने टाइम बढ़ाती है? 10 टाइम एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाती है। दूसरी बात देखा जाए, दो विलाई के बीच के रिक्त स्थान गैप को क्या कहते हैं? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन कहलाते हैं। लिवर कुहन कहलाते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, जिनके द्वारा इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है। और यहाँ पर इसके बेस में, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन के बेस में एक लिम्फेटिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? पियर्स पैचेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पियर्स पैचेस कहलाते हैं। ये पियर्स पैचेस कहलाते हैं। पियर्स पैचेस क्या होते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। इनके द्वारा लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है। लिम्फोसाइट डिवाइड होकर के एंटीबॉडीज बनाते हैं और एंटीबॉडीज एंटीजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक की लेयर क्या कहलाती है? ये म्यूकोसा लेयर कहलाती है। ये म्यूकोसा लेयर कहलाती है। कौन सी कहलाएगी? म्यूकोसा लेयर। तो हमने देखा बाहर से अंदर की तरफ अगर देखें, ड्यूडेनम की वॉल कितने लेयर से बनकर बनी होती है? 4 कौन कौन से? सबसे बाहर की तरफ सिरोसा, उसके अंदर की तरफ कौन से? मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा और उसके बाद म्यूकोसा। तो यहाँ पर हमने देखा म्यूकोसा लेयर सिंपल कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन म्यूकोसा लेयर में पाए जाते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के टॉप को क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और विलाई एब्जॉर्प्शन की यूनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एब्जॉर्प्शन की यूनिट कहलाते हैं। और एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को 10 टाइम बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, इन विलाई के टॉप पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ये भी एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। और कितना बढ़ाते हैं? 20 टाइम बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 20 टाइम बढ़ाते हैं। और तुमको एक बात बता दें, विलाई के जो ये स्लोप होते हैं, इन स्लोप को क्या कहते हैं? वाल्व्यूली कॉन्वेंटीज कहते हैं। ये वाल्व्यूली कॉन्वेंटीज कहते हैं। कॉन्वेंटीज कहते हैं। और ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को कितने गुना बढ़ाते हैं? 3 टाइम्स बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये 3 टाइम बढ़ाते हैं, ये 10 टाइम बढ़ाते हैं, ये 20 टाइम बढ़ाते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 600 टाइम बढ़ जाएगा। कैसे? 3 × 10 × 20 बराबर कितना होगा? 600 टाइम